हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 हमारे बिजनेस लॉ एंड एथिक्स सीएमए इंटर के रिवीजन का। तो एक रिकैप मारता हूं आपके प्रोस्पेक्टस पे। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है सर? प्रोस्पेक्टस एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ओके, प्रोस्पेक्टस एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को, फुल डिटेल को, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, एंड इट मस्ट बी डेटेड एंड साइंड बाय एज पर द सेबी रूल। जैसा सेबी बताएगा वैसा करना पड़ेगा। जब तक सेबी नहीं बताया सर क्या करेंगे? सेबी एक्ट जो बोलता है वो कर लो भाई, तब तक नहीं करता तो। और हर डायरेक्टर को साइन करेगा और प्रोस्पेक्टस को तुमको आरओसी को देना पड़ेगा। और जिस दिन तुम आरओसी को दे दिए वहां से 90 दिन के अंदर तुमको पब्लिश करना पड़ेगा। समझ गए इस चीज को? ठीक है, ध्यान रखेंगे कि आपको वेरिएशन नहीं करने का मौका नहीं दिया जाता प्रोस्पेक्टस पे, बट अगर वेरिएशन करना चाहते हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लो विद पोस्टल बैलॉट। ओके, समझ गए इस चीज को? अब आगे बात करते हैं। दो प्रकार के प्रोस्पेक्टस होते हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है और एक रेडियरिंग। सेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब ज्यादा इशू करना चाहते हो, दो से ज्यादा अगर इशू करना चाहते हो तो तुम एक ही प्रोस्पेक्टस कर लो ना, बार बार करने की क्या जरूरत है। रेडियरिंग बोलता है जिसमें क्वांटम और प्राइस का डिटेल नहीं रहता, उसको रेडियरिंग प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। ठीक है, अब लाइबिलिटी ऑफ द मिस स्टेटमेंट समझिए। क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस में मैं जानबूझ के कुछ मिस स्टेटमेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ गलत चीज अगर बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें लाइबिलिटी तो आएगी भाई। अब देखो कि किस की लाइबिलिटी आती है और किस तरीके से लाइबिलिटी आती है। एनी मिस स्टेटमेंट अट्रैक्ट द लाइबिलिटी ऑफ इशूअर। ठीक है, जो इशू करते हैं, इशूअर रहते हैं, उनकी लाइबिलिटी आएगी, विच इज आइदर सिविल हो सकता है, आइदर क्रिमिनल हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? अनट्रू स्टेटमेंट दे रहे हो, मिसलीडिंग दे रहे हो, ओमिशन कर रहे हो मटेरियल फैक्ट का। प्रोस्पेक्टस दे रहे हो ना, कुछ गलत बता रहे हो तुम, हो सकता है मिसलीडिंग फैक्ट बता रहे हो भाई, मटेरियल फैक्ट है उसको छुपा रहे हो, तो मस्त प्यार से तुमको सेक्शन 447 के लिए लाइबल कर दिया जाएगा। ठीक है, जो ऑथराइज इशूअर है, जिसमें कि 6 महीने से लेकर 10 साल तक जेल हो सकता है, या तो तुमको 10 साल या तो 1 लाख तक की भी पेनाल्टी लग सकती है क्रिमिनल लाइबिलिटी केस में। ठीक है, लेकिन अगर 447 तुमको नहीं लगेगा और आप प्रूव कर देते हो कि जो गलती की है ना वो मटेरियल नहीं है, ठीक है, और मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड है बिलीव करने के लिए, तो समझ गए उस चीज में 447 नहीं लगाएगा इन केस ऑफ द क्रिमिनल लाइबिलिटी। सर सिविल लाइबिलिटी क्या होता है? सिविल लाइबिलिटी ये केस में होता है कि अगर जो सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है, द हु सब्सक्राइब इनका लॉस कंपनसेशन फॉर्म। ठीक है, लॉस और कुछ कुछ दिक्कत उनको होती है। डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ द इशू, ऑथराइज पर्सन, प्रमोटर, एक्सपर्ट ऑफ द कंपनी। मतलब सर सिविल लाइबिलिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पर्सन जो सब्सक्राइब किए, ठीक है, उनको कुछ लॉस हुआ और वो कंपनसेशन किन से ले सकते हैं? डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ द इशू, टाइम ऑफ द इशू में जो डायरेक्टर थे, ऑथराइज पर्सन, प्रमोटर और कोई एक्सपर्ट ऑफ द कंपनी, उनसे आप चाहे तो कंपनसेशन ले सकते हैं। ओके, समझ गए इस चीज को? नो सिविल लाइबिलिटी, कोई सिविल लाइबिलिटी नहीं आती अगर आप प्रूव कर देते हो। डायरेक्टर बोलता है कि सर प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले मैंने कंसेंट को विड्रॉ कर देता, ठीक है भाई, नहीं आएगी तेरी लाइबिलिटी। और बोलता है मेरे नॉलेज के बिना प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है, मैं तो बाहर घूम रहा था, इंडिया से बाहर था, ये लोग मेरे एब्सेंस के बिना लोग प्रोस्पेक्टस इशू कर दिए, हाँ, तो तुम अगर प्रूव कर दे तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, where expert knowledge is purported and it's a true and fair and it is reasonable ground to believe expert is competent to make it। देखो क्या होता है ना, अब एक डायरेक्टर है, हो सकता है भाई उसको कुछ फाइनेंस का नॉलेज ना हो, मे भी हो सकता है, तो विश्वास करता है जो एक्सपर्ट है ना वो सब चीज काम सही करके दिया है, मैं उसके विश्वास, उसका देख के, उसका साइन देख के मैं भी साइन कर दिया। ठीक है, अगर मेरे पास रीजनेबल बिलीव ग्राउंड है कि हाँ वो एक्सपर्ट है उस चीज में, ठीक है, वो फाइनेंस का ही एक्सपर्ट है, अब वो गलती कर दे तो मेरी क्या गलती इस चीज में? अगर मैं इस चीज को प्रूव कर देता हूं तो मेरी सिविल लाइबिलिटी नहीं आएगी। समझ गए इस चीज को? तो लाइबिलिटी ऑफ द मिस स्टेटमेंट में दो प्रकार बोलता है। ठीक है, अगर आप जानबूझ के करते हैं तो क्रिमिनल आता है और सिविल आता है। क्रिमिनल में अनट्रू स्टेटमेंट, मिसलीडिंग और ओमिशन ऑफ द मटेरियल फैक्ट, आपको 447 आपके ऊपर लग सकता है, 6 महीने या 10 साल तक का जेल, या तो 10 साल या तो अप टू 1 लाख का पेनल्टी कर सकता है। 447 नहीं लगेगा अगर आप बोल सकते हो कि मटेरियल नहीं है भाई और मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड है इसको बिलीव करने के लिए। सिविल लाइबिलिटी कब आता है? सब्सक्राइब किया, उसको कुछ नुकसान हो गया, चीजों को लेकर कुछ नुकसान हो गया उसको छोड़, उस इशू के कारण, तो उस केस में डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ द इशू, ऑथराइज पर्सन, प्रमोटर और एक्सपर्ट ऑफ द कंपनी से आप रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, सिविल लाइबिलिटी नहीं आएगी अगर आप बोल दे, डायरेक्टर ने बोल दे कि हाँ मैंने प्रोस्पेक्टस इशू करने पर अपना कंसेंट ले वापस ले लिया था, ठीक है, मेरे नॉलेज में नहीं था तब इशू हो गया और मैं एक्सपर्ट को देख के मैंने उसको अप्रूवल दिया था। समझ इस चीज को? अब पनिशमेंट फॉर द पर्सनेटिंग। पर्सनेटिंग मतलब क्या होता है? कई लोग शेयर को चाहिए ना तो अलग अलग नाम लेके खरीदते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनडायरेक्ट थ्रू से खरीदते हैं, उस केस में तुमको 447 लगा दिया जाएगा भाई। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन इज फिक्टिशियस नेम फॉर सब्सक्रिप्शन। तुम अजीबोगरीब नामों से, फिक्टिशियस नाम से एप्लीकेशन दे रहे हो, या तो मेकिंग मल्टी का एप्लीकेशन है, डिफरेंट नेम और डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशन अलग अलग नाम से कर रहे हो और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंड्यूस करो कंपनी को ताकि मेरे को शेयर अलॉट कर दे, तो उसके में सेक्शन 447 लागू हो जाएगा और उसको प्यार से क्या बोला जाता है?
पर्सोनेटिंग बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी, सर कंपनी ने कर दिया, ऑथराइज कैपिटल से इशू कर दिया, आप सब्सक्राइब भी कर लिया हम लोगों ने। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अलॉटमेंट तभी करेंगे जब 90% ऑफ द सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा। अलॉटमेंट कैन बी डन ओनली व्हेन मिनिमम अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब्ड व्हिच इज 90%, और वो भी चेक से आना चाहिए, अदर इंस्ट्रूमेंट से आना चाहिए। समझ गए इस चीज को। और जो आपका एप्लीकेशन ऑफ द मनी है 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए इस चीज को। अगर मिनिमम अमाउंट आपके 30 दिन के अंदर नहीं आता, आज मैंने इशू किया, चालू किया, डेट ऑफ द इशू, वहां से 30 दिन के अंदर अगर मेरे को नहीं आता तो उस 30 दिन के क्लोज के 15 दिन के अंदर मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा अकाउंट में, और उसी बैंक अकाउंट में रिटर्न करना पड़ेगा जिससे मेरे को पैसा आए। मतलब सर 45 डेज, यस 45 डेज का आपका चैन बनता है। समझ गए इस चीज को। ठीक, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट तो अगर आप अलॉटमेंट कर दिए तो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा ना। तो PAS3 में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर विथ लिस्ट ऑफ द अलॉटिस्ट। ठीक है, और सब का सब सिग्नेटरी से सर्टिफाई होना चाहिए। ठीक है, और उसमें अटैच रहेगा चीजों को लेके कि अदर देन कैसे है, तो कॉन्ट्रैक्ट विच इज ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए। अदर देन रिटर्न फॉर्म में तो उसको कंपनी कन्वर्ट करेगा एज पर द स्टैम्प ड्यूटी एक्ट। अगर आप बोनस शेयर कर रहे हैं तो आपको रिजोल्यूशन की कॉपी लगेगी। गॉट माय पॉइंट। मतलब 30 दिन के अंदर आपको रिटर्न फाइल करके बताना पड़ेगा आरओसी को कि हाँ हम लोगों ने अलॉटमेंट किया। समझ गए इस चीज को। फिर आता है पेमेंट ऑफ द कमीशन। कमीशन दोगे ना चीजों को लेके, भाई कोई तुम्हारा काम करके दे रहा है, अंडर राइटर मेनली, सो क्या बोलोगे, अंडर राइटर को कमीशन देना तभी दोगे जब आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उस चीज के लिए ऑथराइज करेगा। अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मना कर दे कि नहीं देना है कमीशन, नहीं देना है भाई उस चीज को। समझ गए इस चीज को। ठीक है, कैन बी मेड आउट ऑफ इशू और प्रॉफिट और बोथ, इशू के पैसे से, प्रॉफिट के पैसे से, और चाहे तो दोनों को मिला के आप दे सकते हो। शेयर के केस में है तो 5% से ज्यादा नहीं दे सकते इशू प्राइस का। डिबेंचर के केस में तो 2.5% से ज्यादा आप कमीशन दे सकते हैं, ज्यादा कमीशन थोड़ी देना अलाउ करेंगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टस है वो अंडर राइटर का नाम डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, समझ गए इस चीज को। आपको उस चीज में कमीशन नहीं देना है जो पब्लिक ऑफर ही नहीं हुआ है भाई, पब्लिक से आया ही नहीं है पैसा, तो मैं किस नाम से तुमको कमीशन दूं। नॉट पेड एनी कमीशन विच आर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक। ठीक है, और जो तुम्हारा अंडर राइटर और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है उसको आरओसी को आपको बताना पड़ेगा। समझ गए नहीं समझ गए इस चीज को। और हर कंपनी जो पब्लिक ऑफर करती है उसको स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील करना पड़ेगा। एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर शेल बिफोर मेकिंग ऑफर मेक एन एप्लीकेशन टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑब्टेन परमिशन एंड प्रोस्पेक्टस शेल स्टेट द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। भाई स्टॉक एक्सचेंज भी एक नाम का चीज है, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनसे तो परमिशन लेना पड़ेगा ना। अब फॉर द जनरल नॉलेज, अभी 23 टोटल स्टॉक एक्सचेंज है आपके इंडिया में, उसमें कुछ कुछ आपके रिकॉग्नाइज्ड है। समझ गए इस चीज को। अब बात करते हैं सर, अब एक बात बताइए, आ तो गया एप्लीकेशन मनी पैसा, रखेंगे कहाँ, कहाँ रखेंगे। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा उसके लिए। जो कंपनी का ऑपरेशनल बैंक अकाउंट है उसमें आप पैसा नहीं रखोगे, अलग से आपको सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वो भी शेड्यूल बैंक में। समझ गए इस चीज को। अरे गहरे बैंक में नहीं, शेड्यूल बैंक में। शेड्यूल बैंक का एग्जांपल बताता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब चीज आपकी शेड्यूल बैंक होते हैं। और अदर बैंक जो आपके शेड्यूल 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट में अगर आपको बता दिए, वो भी आपका शेड्यूल बैंक कहलाएगा। मतलब सर मोटा मोटी अगर एप्लीकेशन का पैसा आता है तो सिर्फ और सिर्फ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन अ शेड्यूल बैंक में रहेगा। यस, आंसर इज यस, शेड्यूल बैंक में आपको रखना पड़ेगा। फिर आता है दिस मनी शैल नॉट यूटिलाइज फॉर और नॉट यूटिलाइज अदर देन। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो पैसा है ना अलॉटमेंट के लिए होगा, और दूसरा चीज है रीपेमेंट ऑफ मनी के लिए। पैसा उसी के लिए आया है, ठीक है, या तो एक काम करो उसको अलॉटमेंट कर दो, अलॉटमेंट नहीं हो तो वापस करो, तुमको दूसरा खर्चा नहीं करना इस पैसे से, तुम्हारा पैसा नहीं है भाई, ये पब्लिक का पैसा है, ये चीज तुमको ध्यान रखना है। समझे नहीं समझे। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे पब्लिक ऑफर, ठीक है, जिसमें आईपीओ और एफपीओ होता है। अब ध्यान से सुनिएगा प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है तो ध्यान से सुनिएगा। एनी ऑफर और इन्विटेशन to selected group of person other than public offer and we satisfy the condition of the section 42. okay done। मतलब ऐसा कोई ऑफर और इनविटेशन जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है, जो पब्लिक ऑफर नहीं है और जो सेक्शन 42 के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके डन, समझ गए इस चीज को। तो सर सेक्शन 42 क्या होता है, पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है उस चीज में। प्राइवेट प्लेसमेंट shall be made to the selected group only who are identified by board not exceeding 15। प्राइवेट प्लेसमेंट है वो जो बोर्ड आइडेंटिफाई करेगा ना उसी को तुम दोगे, जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन रहेगा, जो कि 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए इस चीज को। एप्लीकेशन आपके चेक से आना चाहिए, डीडी से आना चाहिए, और या तो अदर बैंकिंग चैनल से आना चाहिए। ठीक है,
कंपनी शेल नॉट यूज मनी अंटिल अलॉटेड एंड रिटर्न फाइल टू आरओसी। जो प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा आएगा उसको यूज नहीं कर सकते जब तक उसको अलॉट नहीं कर देते और रिटर्न फाइल नहीं कर देते आरओसी को। समझ गए इस चीज को? तुम्हारा पुराना इशू बाकी है उसको तुम कंप्लीट करो तभी तो नया कर पाओगे। इसका मतलब होता है कि नो फ्रेश अलॉटमेंट अंटिल प्रीवियस अलॉटमेंट हैज मेड और विथड्रॉन और अबेंडेड। पुराना अलॉटमेंट आपका कंप्लीट हो गया, या तो विड्रॉ मार दो या तो अबंडेंट, उससे पहले तुमको नहीं करने दिया जाएगा नया इशू। समझ गए इस चीज को? अलॉट विद इन 16 डेज फ्रॉम द मनी रिसीव। ठीक है, समझ गए इस चीज को? आपको 60 दिन के अंदर अलॉट करना पड़ेगा। नहीं कर पा रहे हो भाई तो 15 दिन के अंदर, 60 दिन जहां से एक्सपायर हुआ वहां से 15 दिन के अंदर रिफंड कर दिए, लेकिन 15 दिन के अंदर तुम रिफंड नहीं कर पाते तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 16 डे 12% पर एनम के रेट से आपको ब्याज देना पड़ेगा अपने अलॉटीज को। समझ गए इस चीज को? मनी शैल नॉट यूटिलाइज अदर देन फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अलॉटमेंट और रीपेमेंट ऑफ द मनी। पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके छोड़ा आप कोई भी जगह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कंपनी इसके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता पब्लिक एट लार्ज में भाई, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट है भाई, तुम्हारा पब्लिक ऑफर थोड़ी नहीं जो तुम जाके पब्लिक करोगे। ठीक है, समझ गए इस चीज को? विद इन 15 डेज फ्रॉम द अलॉटमेंट रिटर्न टू आरओसी। 15 दिन के अंदर, आप जिस दिन अलॉटमेंट दे दिए उसके 15 दिन के अंदर आपको आरओसी को बताना पड़ेगा पूरे डिटेल में। अगर नहीं दे पाता भाई तो तेरे को प्रिस्क्राइब पेनाल्टी भी देना पड़ेगा। ठीक है, और इसको आपको स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू अप्रूव करना पड़ेगा विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट 200 टू एनी नंबर ऑफ पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा को आप प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रॉपर रिकॉर्ड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म। प्रॉपर रिकॉर्ड प्रिस्क्राइब फॉर्म में करना पड़ता है। सर एक बार और बता दो सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक, सुनो फिर ध्यान से सुनो। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? एनी ऑफर और इन्विटेशन टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन अदर देन अ पब्लिक ऑफर विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द सेक्शन 52। ये बोलता है कि कोई ऑफर और इन्विटेशन देना सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन जो 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जो बोर्ड आइडेंटिफाई करेगा। पब्लिक ऑफर नहीं है वो, जो सेक्शन 52 में डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, सेक्शन 52 क्या बोलता है? प्राइवेट प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ उनको जाएगा सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफाई कर दे उस चीज को, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन का पैसा भाई चेक और डीडी से ही आना चाहिए। ठीक है, पैसा तुम यूज नहीं कर सकते जब तक अलॉटेड नहीं हो जाएगा और आरओसी को तुम रिटर्न फाइल करके नहीं बताते। नो फ्रेश अलॉटमेंट अंटिल प्रीवियस अलॉटमेंट हैज बीन मेड और विथड्रॉ और अबंडेंट। ठीक है, अलॉट करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर, तुमको पैसा रिसीव होकर 7 दिन के अंदर तुमको अलॉट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो क्या होगा? रिफंड करो भाई पैसे को 15 दिन के अंदर। एक्सपायरी 60 दिन खत्म हो उसके 15 दिन के अंदर तुम पैसे को रिफंड करो। नहीं कर पा रहे हो ना तो एक्सपायरी ऑफ द 16 डे से 12% पर एनम के रेट से तुमको ब्याज भी देना पड़ेगा अपने अलॉटीज को। ठीक है, समझ गए इस चीज को? तो मनी को सिर्फ और सिर्फ तुम अलॉटमेंट के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं और रीपेमेंट ऑफ मनी, उसके छोड़ कोई भी जगह तुम पैसे को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पब्लिक एट लार्ज में तुमको एडवर्टाइज भी नहीं करना, फिर कहेगा प्राइवेट प्लेसमेंट, फिर पब्लिक ऑफर बोलो ना उसको। ठीक है, 15 दिन के अंदर अलॉटमेंट के आपको आरओसी को रिटर्न फाइल करके बताना पड़ेगा। सब चीजों को नहीं करते तो भाई प्रिस्क्राइब पेनाल्टी को पे कर देना। ये सब काम तुम्हारा स्पेशल रिजोल्यूशन विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में होगा। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट 200 से ज्यादा एक साल में तुम नहीं, 200 से ज्यादा एक साल में तुम पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं दे सकते, और कंपनी को प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा प्राइवेट प्लेसमेंट का। ओके, गॉट माय पॉइंट? अब आगे बढ़ते हैं। सर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल यहां से तुम्हारा इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होगा। ये सब तो बोरिंग टॉपिक था, आई एग्री। अब तुम्हारा यहां से शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होगा। शेयर क्या होता है भाई? शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी होता है जो इंक्लूड करता है स्टॉक को। कैपिटल में बहुत सारी चीज होते हैं, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये सब चीज समझ गए? ये आपके कैपिटल होते हैं, मतलब शेयर कैपिटल। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। शेयर कैपिटल में 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल सुन लीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल जनरल सी बात है भाई, जिसके पास वोटिंग राइट्स होता है, आप अच्छे से पढ़ें, जिसको डिविडेंड दिया जाता है, वही इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। लेकिन यहां पर डेफिनेशन क्या है? विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ गए सर? तो प्रेफरेंस भी बता देना, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम सुन लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस वाले क्यों होते हैं? जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स होता है 2 प्रकार का, राइट टू रिसीव द डिविडेंड और राइट टू रीपेमेंट इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप, उनको प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। अदर देन दिस ऑल आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर 2 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, एक वोटिंग राइट से हो सकते हैं, एक डिफरेंशियल राइट से हो सकते हैं, राइट टू डिविडेंड और वोटिंग में। सर एक के पास तो वोटिंग राइट रहेगा, सर ये डिफरेंशियल राइट किस भले का नाम है? होता क्या है ना कि डिफरेंशियल राइट में नॉर्मल से ज्यादा अधिकार दिया जाता है तुमको 1 वोट है तो हम तुमको 2 देंगे। समझ गए इस चीज को? इसको डिफरेंशियल राइट्स बोला जाता है। लेकिन सर क्या डिफरेंशियल राइट ऐसी इजीली इश्यू हो जाता है ना? समझ गए? इस दो शेयर दैट गिव एक्स्ट्रा राइट टू वोट कंपेयर टू अदर्स को डिफरेंशियल राइट्स बोला जाता है। नो कंपनी शेल इशू डिफरेंशियल राइट शेयर टू डिविडेंड और वोटिंग राइट अनलेस, कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकता अनलेस अदरवाइज इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करो, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से बात करो,
मैक्सिमम 75% ऑफ पोस्ट कैपिटल, पहले 26 था, अभी उसको 74 अमेंडमेंट है, ठीक है। 74% पोस्ट कैपिटल से ज्यादा तुम डिफरेंशियल राइट इशू नहीं कर सकते, ठीक है। पिछले 3 साल में तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होना चाहिए, तुम पिछले 3 साल में प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, यहां तुम डिफरेंशियल राइट्स करो नहीं, पिछले 3 साल में तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न 3 साल में फाइल करना चाहिए, मैं कोई डिफॉल्ट नहीं करूंगा उसमें, ओके, समझ गए इस चीज को। अगर किया होगा तो मेरे को नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेरेशन में मेरा कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पिछले 3 साल में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में मैं पेनलाइज नहीं होना चाहिए, तभी मेरे को डिफरेंशियल राइट इशू करने का मौका दिया जाएगा, समझ गए इस चीज को। अब स्पेशलाइजेशन इन पोस्टल बैलॉट शैल बी अनेक्स्ड विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको बताना है कि नंबर ऑफ शेयर कौन कौन है डिफरेंशियल राइट के, डिटेल ऑफ द डिफरेंशियल राइट, परसेंट ऑफ शेयर ऑफ द डिफरेंशियल राइट इन पोस्ट इशू, रीजन क्या है भाई तुम्हारा, प्रपोज प्राइस क्या होगा, प्री और पोस्ट शेयर होल्डर, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होगा, डायलूटेड ईपीएस क्या होगा, ये भी बताना पड़ेगा। और जितने भी डिटेल है ना आपको बोर्ड के रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, समझेंगे, समझे इस चीज को, ठीक है। सर अब जो डिफरेंशियल होल्डर्स होते हैं ना उनको सेम राइट दिया जाता है जो आपको इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, लाइक बोनस शेयर मिलेगा, राइट शेयर मिलेगा, और बाकी जो उनको राइट मिलता है वो भी अधिकार उनको मिलेगा, समझ गए इस चीज को। तो यहां पास मोटा मोटी यहां पास हमारा पार्ट 3 खत्म होता है। इसके बाद हम लोग कंपनी अभी 1-2-3 लेक्चर और चल सकते हैं, ठीक है, रिवीजन के, जिसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो अच्छे से पढ़िए, वेट करिए पार्ट 4 का, ओके। कुछ भी डाउट होता है आप इजीली कमेंट कर लीजिए, हम आपके सपोर्ट के लिए हैं। और अगर कुछ डाउट होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऊपर में नंबर में, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर में, ओके। थैंक यू।